दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने पहले के 2 वीडियो इस पार्ट के नहीं देखे हैं तो जाओ और देखो। तो आज हम शुरू करेंगे लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लवण, पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों को निर्माण होते देखा। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो लवण परिवार में हम क्रियाकलाप 2.13 देखते हैं। नीचे दिए गए लवण सूत्र लिखिए। तो पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सभी के सूत्र आपको आने चाहिए। तो मैं कुछ के सूत्र लिख देता हूँ, बाकी के आप लिखने की कोशिश करना। तो पोटेशियम सल्फर K2SO4, पोटेशियम सल्फर K2SO4, सोडियम का Na2SO4, सोडियम का Na2SO4, कैल्शियम का CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और मैग्नीशियम का MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। और कॉपर सल्फेट का CuSO4, कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड का NaCl, इसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। ठीक है। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट का NaCO3। ये सभी लवण हैं। लवणों का पीएच। निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्रित कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कुछ अन्य लवण जो उपलब्ध हो। जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए। केवल आसुत जल लेना है। और जैसा कि अब हम जानते हैं आसुत जल का पीएच मान केवल 7 होता है। यानी कि पीएच स्केल पर अगर जल का मान 7 आता है तो वह आसुत जल कहलाता है। कौन सा जल कहलाता है? आसुत जल। कौन सा जल? आसुत जल। तो हमेशा याद रखना कि जब भी पीएच स्केल पर मान 7 हो तो वह जल आसुत जल कहलाता है। अगर पीएच स्केल से मान कम, पीएच स्केल में 7 से कम मान हो तो वह आसुत जल नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो आसुत जल का पीएच मान 7 होता है। तो यहाँ पर नमक का पीएच मान सारणी में दे रखा है कि नमक का पीएच मान बताओ और नमक में कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार पाया जाता है। तो नमक एक प्रकार से क्षार होता है। ठीक है। इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड होता है जिसका साधारण नमक का सूत्र, और इसका पीएच मान लगभग 5.5 से हमेशा ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता है। ठीक है। यानी कि एक प्रकार का क्षार है। समझ गए? तो NaCl होता है। परबल अम्ल, परबल क्षार। परबल अम्ल और परबल क्षार। परबल अम्ल वह होते हैं जिनका पीएच मान 7 से बहुत ही कम होता है, जैसे कि 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। किसका? नींबू का। इसी प्रकार और भी बहुत सारे परबल अम्ल है। इसी प्रकार परबल क्षार। परबल क्षार के बारे में आपने पढ़ा होगा कि परबल क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको MgOH का होल ट्वाइस के द्वारा भी दर्शाया जाता है। इसका पीएच मान बहुत अधिक होता है, लगभग 13-14 के समथिंग होता है। जबकि परबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल क्षारक लवण पीएच मान 7 से कम होते हैं। ये अम्लीय होते हैं। परबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण में पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारीय होते हैं। साधारण नमक। तो साधारण नमक का सूत्र जैसे कि हम जानते हैं कि साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक कहते हैं और कई बार ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि साधारण नमक का फॉर्मूला या अनुसूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है NaCl। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन की अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। इसी लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर से के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि एक उदासीन लवण है। ठीक है। तो यानी कि ये क्या है? एक उदासीन लवण है। इसका मान पीएच मान 7 होता है या 7 से समथिंग 5.5 से 7 तक के लगभग होता है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों को सोडियम क्लोराइड से पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण निक्षेपण होता है। ये बड़े आकार के क्रिस्टल अपद्रव्य के कारण भूरे रंग के, आपने देखे हो कि नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल आते हैं। इन क्रिस्टलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और फैक्ट्रियों में इनको शुद्ध किया जाता है। ये खनिज अम्ल नमक, ठीक है, तब बने जब युगों को व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। और जब ये कोई पानी जो समुद्र का पानी खारा होता है, जब ये सूख जाता है
तो सूखने के साथ साथ ही नमक का निर्माण हो जाता है। आपने लेग्यूम की क्रिया समझी होगी पिछली कक्षाओं में। लेग्यूम क्या होता है? लेग्यूम समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है और उनमें समुद्र का पानी डाला जाता है। फिर वाष्प, सूर्य का प्रकाश जब उन पर गिरता है तो वाष्पीकरण की द्वारा क्या होता है कि जो नमक है वो हमें प्राप्त हो जाता है और जल है वह वाष्प के रूप में उड़ जाता है। आपने महात्मा गांधी और दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में नमक की एक महत्वपूर्ण प्रतीक था, क्योंकि जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी तो अंग्रेजों के द्वारा जो नमक पर टैक्स लगाया जाता था, उस टैक्स को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था? उस टैक्स को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ क्या क्या होता है इसमें देखो। तो इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। बेकिंग सोडा, ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है NaCO3 बेकिंग सोडा। वाशिंग सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं और इनको याद रखना। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ को बनाने में किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया देखते हैं सीधा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में लवण में से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो क्लोरोक्षार प्रक्रिया में होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड को जब जल में के विलयन में जल और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और जल का विलयन बनाते हैं और इस विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत आर्क के कारण सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। दोनों गैसें बाहर निकल जाती है जबकि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। एनोड और कैथोड दो टर्मिनल होते हैं सेल में हमेशा, तो एनोड और कैथोड, ठीक है। तो एनोड पर जो गैस है वो क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है जबकि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होती है। कैथोड का मतलब है कि हमें प्लस वाला साइन दिखाई देगा और एनोड का मतलब हमें माइनस वाला साइन दिखाई देगा। आपने बैटरी या सेल देखे होंगे तो उसमें एक प्लस का एक तरफ प्लस लिखा हुआ आता है और एक तरफ माइनस लिखा हुआ आता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार सा। तो ये सब आपने पहले भी देख चुके हैं। सुनो आगे। इस प्रक्रिया में उत्पन्न तीनों गैसों का उत्पाद उपयोगी है। इन उत्पादों को विभिन्न उपयोग दर्शाता है, जैसे कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस दिख रहा है आपको, लिखा हुआ कैथोड पर हाइड्रोजन गैस ये रेड कलर में, और एनोड पर क्लोरीन गैस, और ये फिर निर्मित हो जाता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो ईंधन मार्गिन खाद के लिए अमोनिया, जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणु, CPFC कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार धातु से ग्रीज को हटाने के लिए साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। तो ये जो भी लिखा हुआ है ये इनके उपयोग है, ठीक है, तो ये याद रख लेना आप। आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विरंजक चूर्ण। इस्पात की सफाई, अमोनिया क्लोराइड और औषधीय सौंदर्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र जो फॉर्मूला होता है वह होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, ठीक है। ये तो विरंजक चूर्ण का होता है, इसको याद कर लेना, लिख लेना आप कॉपी के अंदर, और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, समझ गए। तो आगे चलते हैं। विरंजक चूर्ण, आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर अभिक्रिया संपूर्ण करवाई। इसी क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण उत्पाद के लिए किया जाता है और इसी क्लोरीन गैस के लिए हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण उत्पाद लिखते हैं। जैसा कि बुझाऊ चूना आपने पहले भी कई बार देखा है। बुझाऊ चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू H। जब CaOH का होल टू H क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है, जब CaOH का होल टू H क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, CaOCl2 बनता है, जो कि एक विरंजक चूर्ण है और ये कपड़ों में रंग उड़ाने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसके उपयोग क्या क्या है, विरंजक चूर्ण के उपयोग देखते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मंजा एवं लाउंड्री के साफ कपड़ों को विरंजन के लिए किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी कार्य किया जाता है। पीने वाले जल जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी रोगाणुओं के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडे का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया NaCO3। ये बेकिंग सोडे का प्रयोग हम रसोई गैस के स्वादिष्ट जैसे कि खासता पकोड़े वगैरह बनाने में, आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह में जब आप सफ़र करते हो तो पकौड़ी वाला पकौड़ी बेचने आता है तो उसके पकौड़े बहुत ही अधिक ज़्यादा मात्रा में फूले हुए दिखाई देते हैं। या पूरी सब्जी जब आप खाते हो, यात्रा में जाते हो या कहीं पर भी खाने में जाते हो, तब देखते हो पूरी सब्जी बहुत ज़्यादा फूली हुई दिखाई देती है। तो वह फूली हुई या अधिक बढ़िया गोल गोल दिखाई देती है, चमकदार दिखाई देती है, तो उसमें जो आटा है उसमें सोडियम बेकिंग सोडा मिलाया जाता है थोड़ा सा, और थोड़ी सी मात्रा उसके जो तेल में से हम फ्राई करके निकालते हैं जब पकोड़े को, तो उसी तेल में भी सोडियम बेकिंग सोडा डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को डाला जाता है जिसका फॉर्मूला होता है NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो जब NaCl H2O और CO और NH3 यानी कि कुल मिला के बात करें तो साधारण नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया जब ये रिएक्ट करती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे NaCl H2O CO और NH3 यानी कि अमोनिया, जल, कार्बन डाई गैस और साधारण नमक जब तीनों रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन सल्फोनेट का निर्माण करता है। क्रियाकलाप 2.14 में देखें, क्या आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के pH मान की जांच की थी? क्या आप सहसंबंधित स्थापित कर सकते हैं? क्यों आपको अम्ल उदासीन करने के लिए किया जाता है? एक दुर्बल संचारण अनसंचारक क्षारक है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है, जैसे NaCO3 जब इसमें गर्म किया जाता है, जब खाने में डाल के गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3। ठीक है, और ये हमारे घरों में अनेक प्रकार से काम में लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaCO3 बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये टार्टरिक अम्ल जैसे कि मंद खाद्य अम्ल मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो इसे निम्न अभिक्रिया होती है, जैसे कि NaCO3 H + CO2 H2O और अम्ल सोडियम लवण बन जाता है, यानी कि ये एक प्रकार से टूट जाता है, टूटने से वापस से वैसा का वैसा बन जाता है। तो आगे देखो, इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कारण पावरोटिक का केक में खमीर ठीक है, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। जैसे केक पर में बड़ा सा दिखाई देता है, फूला हुआ दिखाई देता है, ये इसी के कारण दिखाई देता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो मिश्रित होती है, इसीलिए तो इसका नाम है NaCO3 यानी कि कार्बोनेट के भी इसमें परमाणु अणु पाए जाते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अग्निशामक जो 5 ग्रेड की जो गाड़ी आती है उस गाड़ी में जो गैस भरी होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो, धोने का सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3, जैसा कि अभी मैंने बताया Na2CO3 इसको धावन सोडा बोलते हैं, और इसका पूरा फॉर्मूला Na2CO3 10H2 यानी कि 10 H2O जल के अणु भी लगे होते हैं। तो कई किताबों में Na2CO3.10H2O पूरा लिखा हुआ आता है, कईयों में आता है Na2CO3। ठीक है, Na2 सोडियम कार्बोनेट, इसको धावन सोडा बोला जाता है। तो देखो, रसायन जिसमें सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है, आज आप ऊपर देख ही चुके हैं कि बेकिंग सोडा गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। 10H2 क्या दर्शाता है? ये Na2CO3 की आद्र बनाता है। हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी उपयोग में आता है। जैसे धोने के सोडे का उपयोग क्या क्या है? तो धोने के सोडे का उपयोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे कि सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या लवण में क्रिस्टल वास्तव में सूक्ष्म है? तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। इस प्रैक्टिकल में कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के सूक्ष्म क्रिस्टल एक कवच नली में लेकर गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद हम नली में क्या होता है? जल की बूंदें नज़र आती हैं। अब ये बताओ, जल की बूंदें आई तो कहाँ से आई? तो ये कॉपर सल्फेट से आई। गर्म करने के बाद प्राप्त सल्फेट को नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालिए, आप क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो रंग है वह नीला आ जाता है। सूक्ष्म दिखने वाले इस कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों को क्रिस्टली का जल होता है।
जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। और जब हम कॉपर सल्फेट के जो गर्म करते हैं तो वो कॉपर सल्फेट में से जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है और इस कारण ये हमें श्वेत दिखाई देने लगता है। यदि आप इस क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला रंग वापस आ जाता है और क्रिस्टल का जो रंग है जो नीला होता है वो वापस से आ जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल की 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र कॉपर CuSO4.5H2 और इसी को हम नीला थोथा भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को ही हम नीला थोथा भी बोलते हैं, आपको पता हो तो नीला थोथा इसी को बोला जाता है, नीला थोथा। ठीक है। अब Na2CO3 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं। जिप्सम CuSO4.5H2 इसको जिप्सम भी कहते हैं। जिसे क्रिस्टलन का जल होता है, इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं, इसका CaSO4.2H2। अब इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं। प्लास्ट ऑफ पेरिस। ठीक है, अब अपना नया आता है प्लास्ट ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 यानी कि जिप्सम का CaSO4.1H2 ये जिप्सम का होता है, जबकि नीले थोथे का कौन सा होता है CuSO4.5H2 ये नीला थोथा होता है। ठीक है, तो ये जिप्सम का और ये CuSO4 जो अभी आया था ये नीले थोथे का होता है 5H2 ये नीले थोथे का सूत्र होता है, जबकि CaSO4 ये उसका कैल्शियम सल्फेट का जिसको हम क्या बोलते हैं जिप्सम का सूत्र होता है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने में किया जाता है। इसे प्लास्ट ऑफ पेरिस भी कहते हैं। प्लास्ट ऑफ पेरिस जिप्सम CuSO4 जब जल से क्रिया करता है तो CuSO4.1/2H2O बनाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं प्लास्ट ऑफ पेरिस। तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने में आपने देखा होगा जब हमारे शरीर में फ्रैक्चर वगैरह पड़ जाता है तो हमारे को वाइट कलर का पट्टा चढ़ा जाता है, तो पट्टे को चढ़ाने पर जो वाइट कलर की जो पेस्ट लगाया जाता है वह पेस्ट ही प्लास्ट ऑफ पेरिस कहलाता है। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट 1/2H2 प्लस 1/2H2 क्रिया करते हैं तो CaSO4.2H2 बन जाता है। ध्यान दीजिए कि जल केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट के 2 इकाई सूत्र को जल के एक अणु के साथ साझेदारी की जाती है। फिर प्लास्ट ऑफ पेरिस का उपयोग करके खिलौने बनाने, सजावट के सामान या सतह पर चिकना बनाने के लिए किया जाता है। तो कैसे अर्ध कैसे प्राप्त होता है, इसको प्लास्ट ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है ये बताओ। तो इसको प्लास्ट ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्लास्ट ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये जो आधा प्लास्टर यानी कि जब हमारे डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाता है तो प्लास्टर चढ़ाता है के लिए जिस पेस्ट का उपयोग किया जाता है ना, उस पेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4.1/2H2। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। इसमें जो ये प्रश्न है ये आपको खुद को करने हैं और आपने इस पार्ट का पूरा सार पढ़ना है आपने क्या सीखा। ठीक है, इसके बाद में आप अभ्यास प्रश्न आप ही को करने हैं पूरे कंप्लीट और इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो आगे अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।